In this lecture, we will cover the electrophilic aromatic substitution and some physical properties of alkyl halides. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, these are the reaction which is mostly shown by the aromatic compounds or aromatic halides can be prepared by electrophilic substitution. हम लोग सीख चुके हैं कि बेंजीन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है. वो वाले रिएक्शन देख ले हम लोग कि when the aryl halides or aryl bromides can be prepared directly prepared by halogenation of benzene or its derivative. जब बेंजीन और उसका डेरिवेटिव हम लोग डायरेक्टली हैलोजनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए कैरिड आउट करेंगे तो दे गिव्स फॉर्मेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग अराल हलाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, द कैटलिस्ट लाइक लेविस एसिड, FeCl3, AlCl3. इसके साथ हम लोग रिएक्शन करते हैं. तो पहला रिएक्शन देखते हैं हम लोग कि बेंजीन या फिर उसके डेरिवेटिव. तो बेंजीन व्हेन डायरेक्टली अंडरगोज halogenation reaction in presence of Fe dark, we will get a product bromobenzene and एक HBr बाहर निकलेगा. ओके, यहाँ से एक H और एक ब्रोमीन जो होता है Br और Br, यहाँ से HBr के फॉर्म में निकलेगा और एक ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाता है. तो बेंजीन गेट कन्वर्ट इनटू ब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट होगा. ओके, सपोज ये रिएक्शन हम लोग डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन के साथ, फॉर एग्जांपल एनिलीन, टोलिन, उसके साथ रिएक्शन करेंगे. तो रिएक्शन सिंपल है कि व्हेन टोल्यूइन CH3, सो टोलिन इज एक्टिवेटिंग ग्रुप. लास्ट लेक्चर में हम लोग एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में देखा था कि एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. सो व्हेन टोल्यूइन रिएक्ट विथ ब्रोमीन गैस, सेम रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ Fe, डार्क कंडीशन में रिएक्शन करेंगे तो यू विल गेट टू प्रोडक्ट्स, दो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिलेंगे. तो यहाँ पे भी दो टोलिन की जरूरत पड़ेगी. इवन रिएक्ट विथ टोलिन तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजिशन. तो पहला सब्स्टिट्यूशन होगा ऑर्थो पोजिशन पे और दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा पैरा सब्स्टिट्यूटेड CH3 और ये ब्रोमीन. ओके, तो टोलिन जो है CH3 जो ग्रुप है वो बेंजीन रिंग में एक्टिवेशन का काम करता है. बेंजीन रिंग की पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजीशन की इंक्रीज करेगा एंड यू विल गेट ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड टोलिन और पैरा सब्स्टिट्यूटेड टोलिन. तो इस स्ट्रक्चर का नाम जाएगा ऑर्थो ब्रोमो टोलविन एंड इस प्रोडक्ट का नाम जाएगा 1, 2, 3 और 4 पोजीशन को हम लोग बोलते हैं पैरा. तो ये हो जाएगा आपका पैरा ब्रोमो टोलिन, क्योंकि पेरेंट आपका हो जाएगा टोलिन हो जाएगा आपका पेरेंट. तो उसके अकॉर्डिंगली उसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 देंगे. सो दीज आर द सम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की. बेंजीन रिंग जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, लेकिन कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक. हाइड्रोजन गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय हाइड्रोजन एटम. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रोमीन ये एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल और उस पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ये अटैक करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस. दैट्स वाई ऑल दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. ओके, आगे देखते हैं हम लोग कुछ रिएक्शंस और है. नेक्स्ट रिएक्शन जो है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन विथ आयोडीन. आयोडीन की बात करें तो बेंजीन when react with iodine gas in presence of HNO3 nitric acid और HiO3 या फिर HiO4 हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे. तो यहाँ पे होता ये है कि Hi और ये यहाँ से हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय आयोडीन और इस रिएक्शन में जनरेट होता है आपका आयोडोबेंजीन I plus Hi. बट दिस I obtained in this reaction, it is the strongest oxidizing reagent. So it is strongest reducing reagent which reduce this iodobenzene back to the benzene and iodine back to the iodine.
तो रिएक्शन हो जाता है आपका रिवर्सिबल, बोथ डायरेक्शन में रिएक्शन कैरिड आउट होगा बिकॉज ऑफ दिस आयोडीन HR हाइड्रोआयोडिक एसिड, इट इज़ अ reducing reagent, it reduce iodobenzene back to the normal benzene and again HI जो डिकम्पोज हो गया ऑक्सीडाइज हो गया फिर से आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है. सो दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड रिएक्शन विथ फ्लोरीन, आयोडीन के साथ हम लोगों ने देखा कि रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, इसलिए रिएक्शन इमीडिएटली डिकम्पोज हो गया बैक टू द रिएक्टेंट, फिर से बेंजीन और आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन सेम रिएक्शन हम लोग कैरिड आउट करेंगे फॉर फ्लोरीन. सो बीइंग फ्लोरीन इज बीइंग हाईली रिएक्टिव, तो फ्लोरो कंपाउंड कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. फ्लोरीन जो होता है ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है, रिएक्टिव होता है. और अगेन HF जो है इट इज़ हाईली पॉइजनस एंड करोसिव गैस. तो रिएक्शन मोस्टली हम लोग फ्लोरीन की रिएक्शन अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन, इट इज़ हाईली रिएक्टिव एंड HF इट इज़ अ हाईली पॉइजनस गैस, हाईली करोसिव गैस. तो हम लोग इसके साथ रिएक्शन मोस्टली अवॉइड करते हैं. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में. जो दूसरा रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन विच इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अराइल हलाइड. अरिल हलाइड सैंडमेयर रिएक्शन, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन. व्हाट इज अ सैंडमेयर रिएक्शन? द अरिल हलाइड आर द मोस्ट commonly prepared by replacement of nitrogen of diazonium salt by using Sandmeyer reaction. Means the aromatic amine that is aniline get convert into corresponding aryl halide में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो डायरेक्टली हेलोजनेशन इम्पॉसिबल है, डायरेक्टली हेलोजन इम्पॉसिबल है, उस केस को हम लोग डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करके आगे बढ़ेंगे. तो रिएक्शन सिंपल है कि वेन एनिलीन react with sodium nitrate Na2 and concentrated HCl. फर्स्ट एनिलीन सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट होकर एक बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करता है. इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और ये Cl माइनस, दैट इज डाइअज़ोनियम सॉल्ट. डाई मतलब दो, अजो मीन्स नाइट्रोजन, ये दो नाइट्रोजन आ गया देखो N और ये N. सो एनिलीन व्हेन रिएक्ट विद सोडियम नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट. अभी ये जो डाइजोनियम ग्रुप है इसको रिप्लेस करना इजी होता है एज कम्पेयर विथ NH2 ग्रुप. तो बेंजीन रिंग में हम लोग डिजायर पोजिशन में हेलोजन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग सैंडमेयर रिएक्शन. तो यही रिएक्शन जो है ये वाला व्हेन रिएक्ट विथ, आगे हम लोग अलग अलग रीजन के साथ रिएक्ट करेंगे जैसे CuCl2 क्यूप्रस क्लोराइड हीटिंग कंडीशन में, तो यू विल गेट अ करस्पॉन्डिंग क्लोरीन, यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा N2 और यहाँ से जो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और यहाँ से नाइट्रोजन गैस से बाहर निकलता है नाइट्रोजन गैस. सो डाइजोनियम जो है ये N2 के फॉर्म में निकल जाएगा और क्लोरीन आप में अंदर सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन में, क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. एसिडिक कंडीशन में हम लोग रिएक्शन करते हैं. तो एनिलीन व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट N ट्रिपल बॉन्ड N. व्हेन रिएक्ट विथ दिस डाइजोनियम ग्रुप जो है इनिशियली एनिलीन ये बैड लिविंग ग्रुप था, लेकिन डाइजोनियम ग्रुप इट इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, तो इमीडिएटली रिप्लेस हो जाता है करस्पॉन्डिंग हेलोजन के साथ. ओके, तो सेम रिएक्शन सपोज हम लोग कैरिड आउट करेंगे क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ CuBr2 और HBr के साथ रिएक्शन कैरिड आउट करेंगे तो इंस्टेड ऑफ क्लोरीन यू विल गेट ब्रोमीन. तो यहाँ पे आपको ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट मिलेगा Br, यू विल गेट ब्रोमोबेंजीन और ये फिर से नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगा. सपोज सेम रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट व्हेन रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड. बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट व्हेन रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड you will get iodobenzene. Okay, again by loss of nitrogen gas. So all the three kind of halogen we can introduce into the benzene ring at desired position which is directly impossible. Directly यहाँ पे हम लोग एडिशन करेंगे तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये ऑर्थो पैरा और ऑर्थो को एक्टिवेट करेगा और you will get a substituted product of aniline. But
aniline when react with sodium nitrate in presence of concentrated HCl, it convert into diazonium salt. And though diazonium salt जो होता है ये होता है bad leaving group. That bad leaving group can be easily replaced by corresponding halogen, and we can introduce the halogen like chlorine, bromine or iodine at the desired position. जहाँ पे NH2 रहेगा वहीं पे हम लोग उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो रिएक्शन नॉर्मली इम्पॉसिबल था. सो क्लोरोबेंजीन क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ, ब्रोमोबेंजीन व्हेन CuBr2 और HBr के साथ, और आयोडोबेंजीन व्हेन सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड के साथ. सो यू विल गेट आयोडोबेंजीन. ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ अरिल हैलाइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बाय यूजिंग स्टैंडमेयर रिएक्शन. इट इज़ अ वर्सटाइल रिएक्शन जो हम लोग हर बार यूज़ करते हैं, बहुत बार यूज़ करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स एट डिज़ायर पोजिशन. ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन की तरफ, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिल हैलाइड और अल्किल हैलाइड्स. देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्किल हैलाइड्स. तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे सोलिबिलिटी ऑफ अल्किल हैलाइड. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड आर कंसिडरेबली डिफरेंट फ्रॉम देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्केन्स. अल्केन के साथ हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो अल्काइल हैलाइड का फिजिकल प्रॉपर्टीज ये डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड कैन बी कैलकुलेटेड और डिटरमाइंड बाय यूजिंग देयर पोलैरिटी. पहले तो हम लोग देखेंगे कि पोलैरिटी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट. तो पहले हम लोग वो देखते हैं कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बाइंडिंग फॉर्म में होते हैं, और उसका एग्जैक्टली पोलैरिटी का एग्जैक्ट डिफेक्ट और इफेक्ट क्या होता है ऑन दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, वो हम लोग डिस्कस करते हैं. हाँ, तो हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो halogens, mostly fluorine, chlorine, bromine or iodine, down the group their electronegativity goes on decreasing. They are electronegative elements. Down the group fluorine to chlorine, chlorine to bromine, bromine to iodine, electronegativity goes on decreasing. So one carbon that carries the halogen atom which develop, the carbon that carries the halogen atom which develop a partially electropositive charge on it, because ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन which is slightly pulled toward the electronegative halogen atom, और वो खुद एग्जिबिट करता है पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेट में, और ये कार्बन एग्जिबिट करेगा पार्शियल इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्टेट में. सो वाई द हैलोजन एटम कैरीज द पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, देयरफॉर द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड इट इज़ अ पोलर इन नेचर. इट इज़ अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. इट इज़ अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. Polar covalent bond. Since the size of halogen atom increases from fluorine to iodine, भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, down the group atomic size goes on increasing. Atomic size increases, hence the length between carbon and fluorine bond also goes on increasing, because halogen increase हो रहा है. तो extent of overlapping between carbon and fluorine, carbon and chlorine, carbon and bromine, carbon and iodine, the bond length also goes on increasing. That's why the increasing size of halogen atom increases, therefore the size of p orbital of halogen also increases. तो जब हम लोग बात करेंगे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है, द स्ट्रेंथ कार्बन हैलाइड बॉन्ड की डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ये कार्बन और फ्लोरीन की बात करें तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, लेकिन कार्बन का एटॉमिक साइज सेम है. फ्लोरीन के बाद क्लोरीन का एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाने के बाद, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम हो जाने के बाद बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा क्लोरीन के साथ. सेम बॉन्ड हम लोग ब्रोमीन के साथ देखेंगे तो अगेन एटॉमिक साइज और इंक्रीज होगा, extent of overlapping decreases, bond length increases, bond strength decreases. So strength decreases as size of halogen atom increases. This is because of the size of p orbital of halogen atom. P orbital of halogen atom increases and p orbital become more diffuse. Extent of overlapping between carbon and halogen atom is goes on decreasing, and hence the bond length increases
bond strength decreases. Orbital जो extent of overlapping between orbital of carbon and halogen goes on decreasing, hence the bond strength जो है वो down the groove कम हो जाता है. तो hence जब हम लोग कंपेरिजन करेंगे किसके बीच में, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन क्लोरीन ब्रोमीन, carbon iodine. So down the groove bond length increases, but bond strength जो है, bond strength decreases. तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड रहेगा कार्बन फ्लोरीन, उससे वीक रहेगा कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और फाइनली कार्बन आयोडाइन. तो ये बॉन्ड इमीडिएटली ब्रेक होगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. तो ये था नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन बॉन्ड. डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीजेस, bond length increases, bond strength decreases. So when we compare the bond length and bond enthalpy, that is energy required to break the particular bond. So shorter is the bond length, stronger will be the bond and more will be the bond enthalpy. जितना बॉन्ड छोटा रहेगा उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. तो हम लोग जब एनर्जी की बात करते हैं किसके बीच में, सपोज कार्बन फ्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन की बात करें तो बॉन्ड लेंथ फ्लोरीन में होती है 139 पिकोमीटर. यहाँ पे हम देखेंगे अगेन क्लोरीन के 178 पिकोमीटर, आगे जाएंगे 193 पिकोमीटर और फाइनली जाएंगे तो ये हो जाएगा 214 पिकोमीटर. ये हो जाएगा आपका बॉन्ड लेंथ. उसका रीजन भी बताया कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है. इसलिए बॉन्ड लेंथ तो ये चार्ट मिल गया हम लोगों को. बॉन्ड स्ट्रेंथ, एनर्जी की बात करें, ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी तो इस पर होती है 452 डाउन द ग्रुप किलो जूल पर मोल. ये कम होती जाएंगे 351, यहाँ पे देखेंगे तो 293 और यहाँ पे देखेंगे तो 234. सो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है. शॉर्टर इज अ बॉन्ड लेंथ, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड, सो मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द पर्टिकुलर बॉन्ड. इसलिए बॉन्ड लेंथ जितनी शॉर्टर उतनी बॉन्ड एनर्जी आपकी ज़्यादा रहेगी. सो ये था नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अभी आगे बढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड की तरफ. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किल हैलाइड आर हाइयर देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्केन. तो अल्केन के कंपेरिजन में अल्किल हैलाइड जो होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं दे आर हाइयर. अल्केन के कंपेरिजन में अल्किल हैलाइड के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं दे आर हायर ड्यू टू देयर हायर पोलरिटी एंड हायर मोलिकुलर वेट. Molecular weight increases, surface area increases, van der Waals force of attraction increases, and van der Waals force of attraction increases, their melting and boiling point goes on increasing. So when we compare the polarity, और दो फैक्टर यहाँ पे काम करते हैं कि higher the polarity and higher molecular weight within the alkyl group, so boiling point increases with increasing atomic mass. So जब हम लोग कंपेरिजन करेंगे मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड. एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सिंपल से एग्जाम्पल है. तो मिथाइल फ्लोराइड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा 194.6. मिथाइल क्लोराइड की बात करें 248.8. मिथाइल ब्रोमाइड जो है जिसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा 276.6 और मिथाइल आयोडाइड जो रहेगा 315/6. ओके, तो हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन तो सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक साइज ऑफ हेलोजन गोज ऑन इंक्रीज. हेलोजन का एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा. सेम वे एटॉमिक मास इंक्रीज हो जाता है. एटॉमिक मास इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि एटॉमिक मास इंक्रीजेस. सेम वे डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, van der Waals force of attraction increases, and as van der Waals force of attraction increases their melting point
एंड बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो ये सब फैक्टर वहाँ पे काम करेंगे कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डाउन द ग्रुप गोज ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ देयर हायर एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाए तो सरफेस एरिया ज़्यादा अवेलेबल होता है और वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये कंसिडरेबली इंक्रीज होते हैं डाउन द ग्रुप। आगे बढ़ते हैं कि आइसोमेरिक अल्कोहल या फिर नॉर्मल हम लोग अल्किल हैलाइड की बात करेंगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस टाइप ऑफ एग्जांपल हम लोग लेंगे तो उसमें क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखेंगे मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड। सो डाउन द ग्रुप एज देयर सरफेस एरिया इंक्रीजेस, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, so surface area increases, van der Waals force of attraction increases, van der Waals force of attraction increases, so their melting and boiling point also goes on increasing। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 248 सरफेस एरिया कम है तो इतना ही एरिया ऑफ कांटेक्ट बचेगा। तो जितना शॉर्टर एरिया रहेगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट जितना कम उतना बॉइलिंग पॉइंट उसका कम। उसके कंपेरिजन में इथाइल क्लोराइड के पास सरफेस एरिया ज़्यादा है, इतना सरफेस एरिया उसके पास अवेलेबल होगा तो उतने सरफेस एरिया पे इसके कंपेरिजन में ज़्यादा वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ये कंसिडरेबल इंक्रीज होता है 285। सेम वे प्रोपाइल क्लोराइड की बात करें, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और क्लोराइड, तो सरफेस एरिया और बढ़ जाता है और बॉइलिंग पॉइंट और इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उतना वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा उतना उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। ओके, इन केस ऑफ ब्रांचिंग, सो ब्रांचिंग में क्या होता है कि आइसोमेरिक अल्कोहल फॉर एग्जांपल इसकी बात करें हम लोग, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटाइल क्लोराइड, तो सेम वे CH3 CH2 भी है या फिर क्लोरीन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका आइसोब्यूटाइल क्लोराइड या फिर 1 2 3 2 क्लोरो। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम रहेगा इस मॉलिक्यूल के जैसा, लेकिन एरिया ऑफ कांटेक्ट इसके पास इतना था, सरफेस एरिया ज़्यादा है। यहाँ पे ब्रांचिंग की वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, ब्रांचिंग की वजह से सरफेस एरिया यहाँ पे इतना था, यहाँ पे ब्रांचिंग की वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया डिक्रीजेस, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस एंड वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो आइसोमेरिक कंपाउंड जो रहेंगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन और डिफरेंट कार्बन चेन, तो दीज आर कॉल्ड एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। उस केस में ब्रांचिंग की वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो ये था सेकंड फैक्टर, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। आगे बढ़ते हैं सोल्युबिलिटी की तरफ, सोल्युबिलिटी ऑफ अल्किल और अरील हैलाइड्स। सो सोल्युबिलिटी की बात करें तो हम लोग केमिस्ट्री में एक सीधी सी बात सीखते हैं कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब सेम कंपाउंड जो रहेगा सेम नेचर ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सेम वे इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सेम वे इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो सिंपल सी बात है, अल्किल हैलाइड ये जो है इट इज़ अ पोलर इन नेचर, पोलर नेचर का कंपाउंड होता है। अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर इन नेचर। सेम वे द वाटर is also polar in nature, but the alkyl halides are insoluble in water, they are insoluble in water. This is because of, though the alkyl halides are polar in nature but they are unable to form the hydrogen bonding with water, hydrogen bonding वो water के साथ form नहीं करते, and due to they are unable to form hydrogen bonding with water, they are remain insoluble in polar solvent like water के साथ जो भी कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा दे आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। ओके, तो पोलर दोनों का नेचर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वाटर मोस्टली उसी कंपाउंड को सोल्यूबल करता है कि जो वाटर के साथ फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा। दूसरी एक बात देखेंगे हम लोग कि अल्किल हैलाइड में दो हैलोजन के बीच में अल्किल हैलाइड अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन टू अल्किल हैलाइड is much more greater or stronger as compare with water और alkyl halide। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
द अट्रैक्शन बिटवीन अल्किल हैलाइड वाटर मॉलिक्यूल, अल्किल हैलाइड एंड मॉलिक्यूल इज मच मोर स्ट्रॉन्गर, तो इसलिए वो इमीडिएटली ब्रेक डाउन होता नहीं वाटर में जाने के बाद, और दे रिमेन इनसोल्युबल इन वाटर. बट व्हेन वी कंपेयर द सोल्युबिलिटी ऑफ अल्किल हैलाइड, द अल्किल हैलाइड आर insoluble in water but they are soluble in organic solvent. They are soluble in organic solvent like organic solvent like हम लोग देखेंगे दे आर बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल, दे आर हाईली soluble. The alkyl halides are highly soluble in organic solvent like methanol, क्लोरोफॉर्म, CaCl3, बेंजीन. अगेन लाइक डिजॉल्व लाइक, तो ये भी हम लोग देखेंगे. ओके, सो व्हेन वी कंपेयर द aryl halides, the isomeric dihalogen atom nearly shows the same boiling point. The boiling point of these isomers are shows some variation. aryl halide में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर देखते हैं. डाई बेंजीन की हम लोग बात कर रहे हैं, डाइहालोजन बेंजीन. फॉर एग्जांपल क्लोरीन एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे, क्लोरीन मेटा पोजीशन पे, और क्लोरीन एक दूसरे के पैरा पोजीशन. सो इन डाइहालोबेंजीन, ये तीनों स्ट्रक्चर जो है सब में डाइहालोबेंजीन है. ओके, तो व्हेन वी कंपेयर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा, ये हो जाएगा आपका ऑर्थो, ये हो जाएगा आपका मेटा सब्स्टिट्यूशन, और ये हो जाएगा आपका पैरा सब्स्टिट्यूशन. सो अमॉन्ग दिस थ्री डाइक्लोरोबेंजीन सब्स्टिट्यूशन का लिए अलग है, सभी डाइक्लोरोबेंजीन वाले मॉलिक्यूल है. इसमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन है, इसमें मेटा सब्स्टिट्यूशन है, और इसमें पैरा सब्स्टिट्यूशन. सो व्हेन वी कंपेयर द मेल्टिंग पॉइंट of these isomers, the para isomer shows higher melting and higher boiling point as compared with meta and ortho. So what is the reason? Because of its symmetry. ये जो है ये मॉलिक्यूल है सिमेट्रिकल. सो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल रहेगा तो इजीली कॉम्पैक्टली अरेंज हो सकता है. कॉम्पैक्टली अरेंज होगा तो दे आर क्लोजली पैक्टली अरेंज इन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ड्यू टू विच the intermolecular force of attraction between two molecules of para isomer is stronger, therefore they shows greater energy to required to overcome this lattice energy. तो जब अरेंजमेंट देखें ऑर्थो, मेटा और पैरा में, तो पैरा मॉलिक्यूल जो है विच इज सिमेट्रिकल वन, सिमेट्री है, इसलिए सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है जो क्लोजली, जिसको हम लोग अरेंज करना स्टार्ट करेंगे तो कॉम्पैक्टली अरेंज होता है. कॉम्पैक्टली अरेंज होगा, दे आर इजीली पैक्टली क्लोजली अरेंज इन ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर. क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल जितने नज़दीक रहेंगे उतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगी, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा उतनी ज़्यादा एनर्जी उसकी लैटिक्स एनर्जी उसको ब्रेक करने के लिए लगेगी. देयरफॉर द पैरा आइसोमर शोज हायर मेल्टिंग एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर विथ मेटा एंड ऑर्थो आइसोमर बिकॉज ऑफ इट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर. सो व्हेन वी कंपेयर, तो ये सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट दिखाता है एज कंपेयर ऑर्थो और मेटा के कंपैरिजन में. ओके, तो ये थे सोलिबिलिटी और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम डाइहालोबेंजीन के, वो हम लोगों ने डिस्कस किया. आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस. दैट इज फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन्स. So what are the nucleophiles? Nucleophiles, these are the electron rich center which attack on electron deficient center. हाँ बोलिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देखा था न्यूक्लियोफाइल्स, these are the electron rich centers which attack on electron deficient center. तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसका सब्स्टिट्यूशन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोअल्केन में, बिकॉज हैलोजन इज ऑल्सो वन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल. यहाँ पे हैलोजन जो है इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस. तो हैलोजन बाहर निकल के न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होता है. तो इस रिएक्शन में लोग देखेंगे कि बिकॉज द कार्बन हैलोजन बॉन्ड, कार्बन और हैलोजन बॉन्ड ऑलरेडी पोलर नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन एटम होता है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्लाइटली शिफ्टेड टूवर्ड द हैलोजन एटम. सो कार्बन होता है स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव,
सो दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो डायरेक्टली अटैक करेगा इस कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव कार्बन एटम पे, कार्बन का वैलेंस इंक्रीज होता है और ये पोलर बॉन्ड सबसे पहले ब्रेक होगा और यू विल गेट न्यूक्लियोफाइल और ये हेलोजन एटम जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो इट इज़ ऑल्सो अनदर न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ सब्स्टिट्यूट होता है, इस न्यूक्लियोफाइल को ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करके दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। दैट्स व्हाई द ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो व्हेन वी कंपेयर the substitution depends upon the different factors। अगेन द कार्बोकटाइन जो है उसकी स्टेबिलिटी की हम लोग बात करें तो कार्बन न्यूक्लियोफाइल जो रहेगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकटाइन की हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन्फ्लुएंस बाय दिस टू फैक्टर्स। पहला दिया है टर्शियरी एल्किलाइड जो है वो इमीडिएटली हाइड्रोलाइज हो जाता है सेकेंडरी के कंपेरिजन में, और सेकेंडरी इमीडिएटली हाइड्रोलाइज हो जाएगा एज कंपेयर विथ प्राइमरी के। तो इसलिए व्हेन वी कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, सो टर्शियरी अल्किल हैलाइड सेम वे, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड 30 इमीडिएटली हाइड्रोलाइज हो जाएगा एज कंपेयर विथ सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, एज सेकेंडरी अल्किल हैलाइड इजीली हाइड्रोलाइज एज कंपेयर विथ प्राइमरी अल्किल हैलाइड, प्राइमरी अल्किल हैलाइड। ओके, तो ये था अल्किल हैलाइड की। टर्शियरी अल्किल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस इजीली होता है, इमीडिएटली वो अंडरगोज द रिएक्शन। सेम वे व्हेन वी कंपेयर द अल्काइल आयोडाइड बॉन्ड या फिर अल्किल आयोडाइड, अल्किल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल फ्लोराइड। सो लार्जर द बॉन्ड लेंथ, जितना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड वीक होता है, इमीडिएटली बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, सेम वे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ हम लोग जनरली रिएक्शन देखते हैं, लेकिन क्लोरीन के साथ रिएक्शन देखेंगे तो हमको पता चलता है कि ये बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए ये बॉन्ड होता है आपका स्ट्रॉन्गर। इसके कंपेरिजन में ब्रोमीन जो है ये वीक होता है, बॉन्ड लेंथ लार्ज होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, तो इसको ब्रेक होने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर विद दिस। तो ये बॉन्ड इमीडिएटली ब्रेक हो जाता है। लेकिन अल्काइल ब्रोमाइड के कंपेरिजन में अल्किल ब्रोमाइड आयोडाइड ये सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है और वीकेस्ट बॉन्ड होता है, तो इमीडिएटली ब्रेक होगा। जितने इमीडिएटली ब्रेक होगा उतना इमीडिएटली न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करके इसको रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। सो अल्काइल आयोडाइड ईजिली फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करता है फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल तभी सब्स्टिट्यूट होगा, अटैच होगा जब तक ये अल्काइल आयोडाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। और सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है आपका अल्काइल आयोडाइड का, तो इमीडिएटली ब्रेक डाउन होके इमीडिएटली वो न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर लेगा। तो दो फैक्टर देखे कि अल्काइल हैलाइड की स्टेबिलिटी हम लोगों ने देखी, रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसके कंपेरिजन में सेकेंडरी और फाइनली प्राइमरी। तो इस ऑर्डर में रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। सेम वे इस ऑर्डर में रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड की वो भी डिक्रीज हो जाती है। तो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा आपका अल्काइल आयोडाइड, उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड और फाइनली अल्काइल क्लोराइड। सो डिपेंड करता है किस पे, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना कम होगा उतना बॉन्ड इमीडिएटली ब्रेक होगा और उतना इमीडिएटली न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पे हो जाएगा। सो लेट्स सी सम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग देखते हैं। ओके, सो अल्किल हैलाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन and gives a different product. So we can synthesize alcohol, ether, ester, amine, cyanide, nitrile, isocyanide and different nitroalkyne compounds by using reaction of alkyl halide with different group. तो one by one reaction start करते हैं। पहला रिएक्शन देखते हैं, formation of alcohol. So how we can form the alcohol? Alcohol मतलब ROH, alkyl halide से। तो रिएक्शन सिंपल है कि व्हेन अल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्ट होता है। तो रिएक्शन सिंपल है कि यहाँ से NaX बाहर निकलता है और ये OH इस R ग्रुप को जाके सब्स्टिट्यूट होकर अल्कोहल फॉर्मेशन करेगा प्लस सोडियम हैलाइड। तो ये हो गया आपका अल्काइल हैलाइड, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। दिस इज अ जनरल रिएक्शन, ये हो जाएगा आपका जनरल रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम लोग देखेंगे तो R की जगह पे मैं इथाइल पुट करता हूँ,
एक्स के जगह पे मैं ब्रोमीन पुट करता हूँ तो इथाइल ब्रोमाइड व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकलेगा और ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप इस इथाइल ग्रुप में जाके अटैच होके CH3CH2OH प्लस NaBr, you will get ethyl alcohol formation. Okay, so ethyl bromide will react with aqueous solution of sodium hydroxide, you will get corresponding ethyl alcohol. सेम वे हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे सेकेंडरी अल्कोहल का CH3 यहाँ पे हम लोग आयोडीन लेंगे, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड when react with again aqueous solution of NaOH, यहाँ से जहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, you will get CH3OH 1 2 3 2 prop to all अल्कोहल फॉर्मेशन द prop to all, या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये प्रोडक्ट आपको जनरेट होगा। तो ये जनरल रिएक्शन पे आपको फोकस करना है। आर की जगह मैंने इथाइल पुट किया, एक्स की जगह मैंने ब्रोमीन पुट किया, इथाइल अल्कोहल और सोडियम ब्रोमाइड फॉर्मेशन होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। फॉर्मेशन ऑफ अलग अलग फंक्शन ग्रुप हम लोग फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर। द रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। formation of ether, that is ROR dash। रिएक्शन सिंपल है कि when alkyl halide react with sodium alkoxide, अगेन ये NaX बाहर निकलेगा, you will get ROR dash और NaX सोडियम हाइलाइड बाहर निकल जाए, सोडियम हाइलाइड। तो दिस इज अ जनरल रिएक्शन गिवन अल्काइल हाइलाइड रिएक्ट विथ सोडियम अल्कोक्साइड गिव्स ईथर एंड सोडियम हाइलाइड। अब इस सोडियम अल्कोक्साइड की बात करें तो सोडियम आर की जगह पे हम लोग मिथाइल पुट करेंगे तो सोडियम मिथॉक्साइड, आर की जगह पे इथाइल पुट करेंगे तो सोडियम इथॉक्साइड, प्रोपाइल प्रोपॉक्साइड, ब्यूटाइल ब्यूटॉक्साइड। और इसका प्रिपरेशन सिंपल है कि किसी भी अल्कोहल में आप सोडियम मेटल ऐड करोगे तो 2 molecules ऑफ अल्कोहल रिएक्ट विद 2 सोडियम। तो यहाँ पे होता रिएक्शन ये है कि CH3O Na+ सोडियम मिथॉक्साइड फॉर्मेशन होगा और यहाँ से एक H, एक मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन, दूसरा मॉलिक्यूल का दूसरा हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में वो बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। सो सिंपल है, इथॉक्साइड अल्कोक्साइड प्रिपरेशन करना सिंपल है कि अल्कोहल में आप सोडियम मेटल ऐड कर दोगे तो अल्कोहल का कन्वर्जन हो जाएगा सोडियम इथॉक्साइड में और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। सो रिएक्शन देखा हम लोगों ने कि सोडियम अल्कोक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ अल्किल हैलाइड इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो रिएक्शन लिखते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली रिएक्शन क्या होगा। ओके, फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि व्हेन इथाइल क्लोराइड react with sodium methoxide, so ethyl chloride किसके साथ, सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, मिथाइल लिया इसलिए सोडियम क्लोराइड बाहर निकलेगा, CH3CH2O CH3 प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका इथाइल मिथाइल ईथर, मिथाइल ईथर। ओके, सो सिंपल रिएक्शन देखा हम लोगों ने कि व्हेन अल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम अल्कोक्साइड, सो इफ यू नीड टू प्रिपेयर द डाईमिथाइल ईथर, तो यहाँ पे आपको खाली मिथॉक्साइड चेंज करना पड़ेगा। ये सेम रहेगा, इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम इथॉक्साइड, इथॉक्साइड
तो CH3CH2 Cl when react with Na O CH2 CH3, तो अगेन ये सोडियम क्लोराइड बाहर निकलेगा और दो इथाइल ग्रुप एक दूसरे के साथ अटैच होकर CH3CH2 O CH2 CH3, you will get diethyl ether. ओके, ये सोडियम इथॉक्साइड इथाइल क्लोराइड सेम ही है, ये खाली इसका नाम हो जाएगा सोडियम इथॉक्साइड. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ ईथर, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज विलियमसन सिंथेसिस. राइट नोट ऑन करके विलियमसन सिंथेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम अल्कोक्साइड, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग ईथर. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ. फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर की तरफ फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर फ्रॉम अल्किल हैलाइड. दैट इज RC डबल बॉन्ड O R डैश, ईस्टर फॉर्मेशन करेगा. तो रिएक्शन सिंपल है कि व्हेन अल्काइल हैलाइड react with silver salt of carboxylic acid, silver salt of AgO C double bond O R dash, so it is called as silver salt of carboxylic acid. तो सिंपल ये AgX बाहर निकलता है रिएक्शन में, you will get RO C double bond O R dash, RC डबल बॉन्ड O RC डबल बॉन्ड O R डैश, रिड्यूस फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर. और ये सोडियम हैलाइड NaAgX बाहर निकल जाएगा रिएक्शन से AgX. तो ये हो गया आपका जनरल रिएक्शन. इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि R की जगह पे मैं इथाइल पुट करूँ, CH2Br रिएक्ट विथ सिल्वर AgO C डबल बॉन्ड O CH3, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, दो ही कार्बन एटम, तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड भी हम लोग इसको बोलते हैं. ये हो जाएगा आपका इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सिल्वर सॉल्ट ऑफ AA मतलब एसिटिक एसिड. तो यहाँ से बाहर निकलेगा आपका सिल्वर ब्रोमाइड और ये इथाइल ग्रुप इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होके CH3CH2 O C डबल बॉन्ड O CH3, अगेन सिल्वर हैलाइड बाहर निकलेगा AgBr. So you will get ethoxy ethane, ethyl ethanoid, ये फॉर्मेशन हो जाएगा इथाइल इथेनोइड या फिर इथाइल एसीटेट हम लोग बोलते हैं, इसका दूसरा नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट. ओके, ये दूसरा एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा. तो रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि अल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ, तो सिल्वर सॉल्ट प्रिपरेशन करना कोई प्रॉब्लम नहीं है कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ सिल्वर हैलाइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड ऐसे भी देखेंगे तो Ag प्लस OH माइनस H प्लस और H माइनस, इनका कंडेंसेशन होकर RC डबल बॉन्ड O माइनस और ये Ag प्लस, तो ये सिल्वर सॉल्ट फॉर्मेशन कर देगा. तो सिंपल है, एसिड में हम लोग बेस ऐड करेंगे तो सॉल्ट ही फॉर्मेशन होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा H2O के साथ. तो सिल्वर सॉल्ट प्रिपरेशन होता है और सिल्वर सॉल्ट अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट होगा तो आपको मिलेगा करस्पॉन्डिंग ईस्टर. ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ. दैट इज द नेक्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन. वो वाला रिएक्शन देखते, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन दैट इज RNH2. रिएक्शन सिंपल है कि व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया, अमोनिया का स्ट्रक्चर है उसको मैंने स्लाइटली थोड़ा सा अलग लिखा है, एक्चुअली इट शुड बी लाइक दिस, लेकिन यहाँ से एक H और एक X बाहर निकालना है
तो हम लोग इसको थोड़ा सा अल्कोहलिक अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे। अल्कोहलिक अमोनिया, तो यहाँ पे होता है कि अल्किल हैलाइड में हैलोजन और अमोनिया, एक्सेस ऑफ अमोनिया लिया है, एक्सेस ऑफ अमोनिया, इसके साथ ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, तो HX बाहर निकल जाएगा और R पे ग्रुप पे जाके NH2 ग्रुप लग जाएगा, तो प्राइमरी अमीन जनरेट हो जाता है। सो RNH2 और ये HX हाइड्रोजन हैलाइड बाहर निकल जाता है रिएक्शन से। सो अमोनिया, alcoholic solution of ammonia when react with alkyl halide, it gives formation of primary amine. You will get a corresponding primary amine, प्राइमरी अमाइन मिलता है रिएक्शन में। तो इसका ये हो गया आपका जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग कि व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ अमोनिया NH2, एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक अमोनिया लिया, तो अगेन HBr बाहर निकलेगा रिएक्शन से, अल्कोहलिक अमोनिया हीटिंग कंडीशन में। सो मिथाइल ब्रोमाइड अमोनिया के साथ क्या हो जाएगा, यू विल गेट CH3NH2 प्लस HBr, तो मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन जनरेट हो जाता है एंड यू विल गेट हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो सेम वे इथाइल अमाइन के साथ भी रिएक्शन करेंगे, CH3CH2I, इथाइल आयोडाइड व्हेन रिएक्ट विथ अल्कोहलिक अमोनिया, तो अगेन HI बाहर निकलता है रिएक्शन से अल्कोहलिक हीटिंग कंडीशन में, तो इथाइल अमाइन जनरेट हो जाएगा, CH3CH2NH2 प्लस HI, हाइड्रोजन आयोडाइड बाहर निकलता है एंड यू विल गेट इथाइल अमाइन, प्राइमरी अमाइन जनरेट होता है। व्हेन अमोनिया, amines are the derivative of ammonia in which one hydrogen atom is replaced by one alkyl group, तो अमोनिया का एक ही हाइड्रोजन एक अल्किल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो इट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी अमाइन। दो रिप्लेस हो जाएंगे सेकेंडरी अमाइन, तीन के तीन रिप्लेस हो जाएंगे तो टर्शियरी अमाइन हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड, फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड, formation of cyanide, or it is also called as nitrile, that is RC triple bond N। ओके, तो रिएक्शन अगेन सिंपल है कि व्हेन अल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ किसके साथ, पोटेशियम साइनाइड KCN, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट होगा, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, तो यहाँ से KX बाहर निकलता है, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ पोटेशियम साइनाइड, तो R ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाके RCl प्लस पोटेशियम हैलाइड बाहर निकलेगा, तो अल्काइल साइनाइड, अल्किल साइनाइड जनरेट हो जाएगा और पोटेशियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा रिएक्शन से। तो ये हो जाएगा जनरल रिएक्शन। यहाँ पे अगेन मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ पोटेशियम साइनाइड, ये KCl बाहर निकलता है रिएक्शन से, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट होगा इन हीटिंग कंडीशन, तो यू विल गेट CH3CN, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकलेगा KCl। तो इसको हम लोग रीड करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल साइनाइड, दो नाम हो जाएंगे इसके, मिथाइल साइनाइड। और जब हम लोग नाइट्राइल प्रोनाउंस करते हैं तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, और ये नाइट्राइल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल नाइट्राइल। सो मिथाइल साइनाइड, साइनाइड प्रोनाउंस करेंगे तो ये कंप्लीट साइनाइड ग्रुप और ये मिथाइल, इसके लिए इसका नाम हो जाएगा मिथाइल साइनाइड। और इथाइल नाइट्राइल जो बोलेंगे तो दोनों कार्बन एटम हम लोग काउंट करते हैं, और ये नाइट्रोजन, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल नाइट्राइल। मिथाइल क्लोराइड
गेट कन्वर्ट इनटू इथाइल नाइट्राइल। तो कन्फ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ विल यू कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड इनटू इथाइल नाइट्राइल। तो नाइट्राइल मतलब इट इज मिथाइल साइनाइड ओनली, मिथाइल साइनाइड ओनली। तो एग्जांपल लेंगे कि अगेन CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ पोटेशियम साइनाइड अल्कोहलिक सॉल्यूशन, पोटेशियम साइनाइड को तो KBr फिर से बाहर निकलेगा, यू विल गेट CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा या डायरेक्टली CN लिखा तो भी चलता है। सो इसका नाम जाएगा इथाइल साइनाइड। साइनाइड का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इथाइल साइनाइड, और नाइट्राइल का प्रोनाउंसिएशन करके तो इट विल बी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपिल नाइट्राइल, प्रोपाइल नाइट्राइल। ओके, सो ये अलग अलग रिएक्शन हम लोग देखे कि फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड और नाइट्राइल कि व्हेन अल्किल हैलाइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ अल्किल साइनाइड एंड पोटेशियम हैलाइड। ये अलग अलग प्रोडक्ट वो जनरेट करते हैं। लास्ट वाला रिएक्शन देखते हैं हम लोग। लास्ट वाला रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड, फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे एक ज़रूरत इंपॉर्टेंट है कि आपके फंक्शन ग्रुप आपके एटलीस्ट बाइंड होने चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड दैट इज RN ट्रिपल बॉन्ड C, ये शिफ्ट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड रिएक्शन सिंपल है कि व्हेन अल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सिल्वर साइनाइड AgCN, अगेन ये भी सॉल्यूशन हम लोग अल्कोहल यूज करते हैं। सिल्वर सॉल्ट ऑफ साइनाइड या सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये AgX बार निकलता है और RN ट्रिपल बॉन्ड C। सो अल्काइल हैलाइड when react with silver cyanide it gives formation of alkyl isocyanide और AgX सिल्वर हैलाइड बाहर निकलेगा। तो अगेन ये हो जाएगा आपका जनरल रिएक्शन। एग्जांपल देखेंगे तो मिथाइल ब्रोमाइड व्हेन रिएक्ट विथ सिल्वर साइनाइड अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड, रिएक्शन में अगेन सिल्वर ब्रोमाइड बाहर निकलेगा और साइनाइड ग्रुप अंदर जाएगा। तो CH3N ट्रिपल बॉन्ड C प्लस AgBr। सो मिथाइल ब्रोमाइड गेन कन्वर्ट इनटू मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड में वो कन्वर्ट हो जाता है। और एक एग्जांपल देखेंगे तो इथाइल आयोडाइड व्हेन रिएक्ट विथ सिल्वर साइनाइड अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड, तो यहाँ पे AgI बाहर निकलेगा और इथाइल आइसोसाइनाइड जनरेट हो जाएगा। CH3CH2N ट्रिपल बॉन्ड C प्लस सिल्वर आयोडाइड, तो इथाइल आइसोसाइनाइड ही जनरेट हो जाएगा, इथाइल आयोडाइड। ओके, सो ये थे डिफरेंट रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ different reaction from alkyl halide. We can synthesize a different product. We can synthesize different product from alkyl cyanide, from alkyl halide. एक लास्ट रिएक्शन बचा था फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोअल्केन कि व्हेन अल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट, अगेन रिएक्शन में एक सिल्वर हैलाइड बाहर निकलेगा AgX, you will get RNO2 that is nitroalkane and silver halide as a model AgX निकलेगा। तो ये हो गया जनरल रिएक्शन। एग्जाम्पल लेंगे कि व्हेन इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट ON डबल बॉन्ड, तो अगेन ये सिल्वर ब्रोमाइड बाहर निकलेगा, you will get मिथाइल और नाइट्रोमीथेन एंड AgBr। नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर विल बी नाइट्रोमीथेन
Okay, methyl chloride can convert into nitromethane by using silver nitrate. सेम वे एग्जांपल देखेंगे CH3CH2 Br या फिर आयोडीन व्हेन रिएक्ट विद अगेन सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन देखेंगे तो अगेन AgI बाहर निकलेगा रिएक्शन से. यू विल गेट CH3CH2 NO2 that is nitroethane and you will get silver iodide as a byproduct. So these are the different reaction by from which we can these are the different reaction, that is nucleophilic substitution reaction. One of the nucleophile gets substituted by another nucleophile and यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अल्किल हैलाइड से हम लोग डिफरेंट कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अल्कोहल, ईथर, ईस्टर, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, प्राइमरी अमाइन, नाइट्रो अल्केन, डिफरेंट कंपाउंड हम लोगों ने देखे. सो नेक्स्ट